डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समावेशी शिक्षा। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समावेशी शिक्षा अर्थात समान रूप से शिक्षा। दोस्तों सबसे पहले एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा को क्यों बीटीसी डीएलएड के सिलेबस में दाखिल किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों होता क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ विशेष लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है और पता ये चलता है कि ये लोग जो है कि विभिन्न प्रकार से अक्षम होते हुए भी इतने बड़े स्तर की मुकाम हासिल करते हैं और इतिहास में अपना नाम रोशन करते हैं। कुछ उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे हम जानते हैं कि महान कवि सूरदास जन्मजात से अंधे थे। उसके बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, जिनका भी भाषा विकास काफी देर से हुआ था। इसी क्रम में दुनिया के माने जाने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता होगा दोस्तों, जिनके शरीर पर कई हिस्सों पे जो है कि लकवा मार दिया था और इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं माना और ब्रह्मांड को समझने में उन्होंने बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों इन सब बातों को बताने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि यदि जो है कि कोई भी बालक हो, वो किसी भी प्रकार का जो है कि किसी भी प्रकार से अक्षम बालक हो, यदि उसको उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा तो भी राष्ट्र हित में उपयोगी साबित होगा। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा लाने का कारण सिर्फ यही कारण था कि जो समान बालक हैं उनके साथ जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत जितने भी बालक आते हैं उनको और समान बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दिया जाए, ताकि उनके बीच जो विभेद होता है, जो है कि विभेद उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न न हो। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आइए जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। जैसा कि हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं दोस्तों कि समाज में सामान्य बालकों के साथ विशेष बालकों को एक साथ जो है कि बैठाकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये सामान्य परिभाषा हो गया। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होता है। ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा दी जाती है, अर्थात दोनों को एक साथ बैठाया जाए। एनसीईआरटी का परिभाषा देखते हैं। एनसीईआरटी ने समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहा है। बिना जाति, लिंग, रहन सहन, धर्म के भेदभाव किए बिना सबको एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों देखिए कितने बिंदुओं को समाहित किया जा रहा है। जाति का जो है कि भेदभाव नहीं करना है, लिंग का भेदभाव नहीं करना है, उनके रहन सहन का भेदभाव नहीं करना है, धर्म का भेद, वो किसी भी धर्म का हो दोस्तों, कैसा भी हो, कोई भी हो दोस्तों, किसी भी जाति का हो, इन सब को जो है कि किनारे रखकर एक साथ बैठा कर सबको एक साथ बैठाकर समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। और दोस्तों एक हमेशा प्रश्न बनता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बालकों को समाहित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को समाहित किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों को समाहित किया जाता है। सामान्य बालक अगला दे देगा, विशिष्ट बालक अगला दे देगा, सामान्य और विशिष्ट दोनों अगला दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सामान्य और विशिष्ट दोनों। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों को समाहित किया जाता है। इसी क्रम में आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, अर्थात जिन बालकों को हम शिक्षा दे रहे हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। इसी क्रम में आगे देखेंगे सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात जितने भी बालक हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, किसी प्रकार का हो बालक, वो बहरा हो, अंधा हो, विकलांग हो, किसी प्रकार का बालक हो, उसको जो है कि मुख्य धारा से जोड़ना इसका मेन लक्ष्य रखा गया। जागरूकता की भावना विकसित करना, अर्थात प्रत्येक बालक को जो है कि जागरूक बनाया जाए। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। इसी क्रम में आइए जानते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो हैं, जिनको चाइल्ड विथ स्पेशल नीड भी होता है, इंग्लिश में कहा जाता है, इनको जो है कि 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है इनका, बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। आइए जानते हैं बौद्धिक दृष्टि से कितने बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक। इसी क्रम में आगे देखेंगे शैक्षिक दृष्टि से कौन कौन बालक आएंगे। तीव्र बालक, पिछड़ा बालक, अधिगम अक्षमता। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन आएंगे। अंधे बालक, दृष्टिबाधित बालक, बहरे बालक, कम सुनने वाला बालक, अस्थि बाधित बालक। दोस्तों यहाँ एक बात और क्लियर कर लिया जाए, अंधे बालक और दृष्टिबाधित बालक अलग अलग होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दृष्टिबाधित बालक मतलब कि जो बालक देखता ना हो। होता क्या है दोस्तों, अंधे बालक का मतलब यह होता है कि जो एकदम अंधा हो, पूरी तरह से अंधा हो, और दृष्टिबाधित बालक का मतलब होता है उसको कुछ दिखाई देता है। इसी तरह यहाँ पे लिखा गया है कि बहरे बालक और कम सुनने वाला बालक। आप लोग कहेंगे कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। बहरा बालक का मतलब कि वो एकदम सुनेगा ही नहीं। कम सुनने वाला अर्थात वो सुनता है, थोड़ा कम सुनता है, उपकरणों के माध्यम से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। अस्थि बाधित बालक। इसी क्रम में बढ़ेंगे सामाजिक दृष्टि से बाल अपराधी हो गया, कुसमायोजित हो गया, संवेग अस्थिर बालक हो गया, समस्यात्मक बालक हो गया। इसी क्रम में आइए बढ़ते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान कैसे करेंगे।
तो निरीक्षण करके पता कर सकते हैं, चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा अर्थात कि उसका चेकअप करके भी पता किया जा सकता है, मानसिक परीक्षण अर्थात कि उसके मानसिक जो है कि मस्तिष्क के जो है कि परीक्षण करके पता किया जा सकता है, शैक्षिक परिणामों अर्थात उसके द्वारा शिक्षा के जो परिणाम आ रहे हैं उनको देख के भी पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का बालक है। व्यवहार एवं अवलोकन द्वारा उसके व्यवहार से पता कर सकते हैं और उसका अवलोकन करके अर्थात देखकर उसका निगरानी कर पता कर सकते हैं। साक्षात्कार द्वारा अर्थात कि मौखिक रूप से उससे बातचीत करके भी पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का बालक है। इसी क्रम में आइए बढ़ते हैं बौद्धिक दृष्टि से। प्रतिभाशाली बालक वह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो वह प्रतिभाशाली बालक होता है। वह बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान करे। ये काल्पनिक का परिभाषा है दोस्तों। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाए। तो अवसरों की समानता इनको दिया जाए दोस्तों, अवसर और विभिन्न प्रकार के अवसर के प्रदान किया जाए और सामाजिक आदतों का निर्माण किया जाए। सर्वांगीण विकास बल अर्थात केवल शैक्षिक विकास ही न करके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास अर्थात भावनात्मक विकास, सर्वांगीण विकास किया जाए ऐसे बालकों का। संस्कृति की शिक्षा, इनको संस्कृत की भी शिक्षा दिया जाए। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षाएं करके पहचान कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण करके, अवलोकन करके अर्थात देख कर। दोस्तों यहाँ एक टर्मन द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो अक्सर परीक्षाओं में इस पे जो है कि न्यूमेरिकल आते रहते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मंद बुद्धि बालक, ऐसे बालक जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है तथा इनकी बुद्धि लब्धि जो होता है 80 से या 85 से कम होता है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। सृजनात्मक बालक अर्थात ये सृजनात्मक जो है कि जो इसे क्रिएटिविटी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात सृजन का अर्थ ही होता है नई या नया करना। अर्थात ऐसे बालक जो समान बालकों से हटकर सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, वही जो सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। सृजनात्मक के कुछ प्रमुख 4 घटक बताए गए हैं। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह अर्थात इनके विचार जो होते हैं चारों ओर से खुले रहते हैं। विविधता, इसको जो है कि लचीलापन भी कहा जाता है, अर्थात ये समस्या के समाधान जो होता है विभिन्न तरीके से करना चाहते हैं। मौलिकता अर्थात जो है कि ये कोई भी कार्य जो होता है इनके द्वारा किया गया अन्य व्यक्ति से एकदम अलग करना चाहते हैं, खुद ही करना चाहते हैं। विस्तारण अर्थात इनके विचारों का व्याख्या जो है कि पूर्ण रूप से किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं सृजनशील बालकों की पहचान। जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे किया जा सकता है? तो ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, ये जोखिम भरा कार्य करते रहते हैं। कठिन कार्यों करना अर्थात ये कठिन कार्य करना पसंद करते हैं। साहसिक होते हैं। श्रेष्ठ बनने की इच्छा अर्थात इनमें कुछ बनने की इच्छा होती है। दृढ़ निश्चयी अर्थात ये एक बार किसी कार्य को ठान लेते हैं तो वो करके ही छोड़ते हैं। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले अर्थात कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली बालक देखने को मिलते हैं जो है कि व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। जैसा कि अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, अगर कोई प्रतिभाशाली बालक रहेगा, अगर आप ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसको वो पहले से पढ़ चुका है तो वो जो है कि ध्यानपूर्वक नहीं बैठ पाएगा। उत्साही, जिज्ञासा से परिपूर्ण अर्थात ये इनमें जो है कि जानने की काफी इच्छा होता है। पिछड़े बालक, वे बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। एक सूत्र दिया गया है शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु अपान दैहिक आयु। अब जानेंगे पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या हैं। सीखने की गति इनमें धीमी होती है दोस्तों, सामान्य की अपेक्षा इनमें जो है कि सीखने की गति काफी धीमी होती है। ऐसे बालकों में जीवन के प्रति निराशा होता है। ये बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होते हैं। ये बालक कक्षा में अस्वस्थ प्रतीत होते हैं, अर्थात जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं कक्षा में जो आते हैं, घर से निकलते हैं, बैग लेकर जाएंगे, कहीं कोने में बैठेंगे और जो है कि पूरे दिन बैठे रहेंगे, उसके बाद शाम को निकल के चले जाएंगे। उनको ना किसी से बात करना है ना बोलना है। तो यही बालक होते हैं जो कि कक्षा में पढ़ नहीं पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, काफी पिछड़ जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से जो है कि प्रकार देखेंगे। दृष्टिबाधित बालक, ऐसे बालक जो बड़े मोटे छापे अक्षर को पढ़ने योग्य होते हैं, अर्थात जो इनके नेत्रों की क्षमता होती है 20/70 फीट होती है। अर्थात 20/70 का अर्थ है कि यदि कोई सामान्य बालक 70 फीट देख रहा है तो दृष्टिबाधित बालक केवल 20 फीट ही देख पाएगा। इसी क्रम में आगे देखें दृष्टिबाधित बालकों की पहचान। ये क्या करते हैं? बार बार पलक झपकते रहते हैं, ये अपना आंखों को मलते रहते हैं। इनके आंखों का जो आकार होता है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा भिन्न होता है। इनके आंखों से जो है कि पानी आता रहता है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। गंभीर बाधित बच्चों की जो बाधिता प्रतिशत है वो 70.89% है।
पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता परसेंट जो है 90% है। कम बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर है वो 35 से 51 डेसिबल है। मंद बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर है वो 55 से 69 डेसिबल है। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 70 से 89। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है 20/70। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधितों की सुनने का डेसिबल स्तर होता है 90 से 100। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लिया जाए, दृष्टि बाधित बालक और अंधे बालक। तो देखिए दोस्तों, दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं वो, आप इसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थात होगा कि दृष्टि बाधित अर्थात जिनका दृष्टि जो है कि दिखाई न दे, लेकिन परंतु अंधे बालक और दृष्टि बाधित बालकों में अंतर होता है। अंधे बालक जो होते हैं वो एकदम नहीं देख पाते हैं और दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं ये देख पाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अधिगम अक्षमता। दोस्तों, अधिगम अक्षमता वाले बालक जो है कि शैक्षिक दृष्टि से जब हम वर्गीकरण करते हैं तो आते हैं। दोस्तों, अधिगम अक्षमता वाले बालक को बोलने में दिक्कत हो सकता है, लिखने में हो सकता है, कैलकुलेशन करने में हो सकता है, इत्यादि में दिक्कत हो सकता है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि ये जो है कि मस्तिष्क रूप से ही मंद होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये किसी भी बालक में हो सकता है। ये प्रतिभाशाली बालक के अंदर भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के बालकों में ये जो है कि देखने को मिलता है। दोस्तों, एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, जो कि आमिर खान की मूवी है। इसमें एक बालक जो रहता है, जो क्लास में पढ़ता है, उसको न वो लिख पाता है, न जो है कि न लिख पाता है, न बोल पाता है। तो दोस्तों उसको एक जो वो जो है कि अधिगम अक्षमता से पीड़ित होता है। दोस्तों, उसको हुआ क्या रहता है, दोस्तों वो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से जो है कि पीड़ित रहता है। तो आइए जानते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है। उसके बाद जो है कि इसके विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। अधिगम अक्षमता दोस्तों, अर्थात अधिगम अक्षमता, ये अधिगम का अर्थ होता है सीखना से। अक्षमता अर्थात क्षमता की अनुपस्थिति होती है इनमें, जो कि क्षमता की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए सीख नहीं पाते हैं। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सैमुअल किर्क ने 1963 ईस्वी में किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जो है अधिगम अक्षमता वाले बालकों को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। डिसलेक्सिया अर्थात जो है कि डिसलेक्सिया वाले जो बालक होते हैं ये क्या करते हैं, ये पढ़ नहीं पाते हैं। शब्दों को क्या करते हैं, उल्टा या अक्षरों को इधर उधर करके पढ़ते हैं। अर्थात नाम लिखा है तो उसको मान पढ़ेंगे, डॉग लिखा है तो उसको गॉड पढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे डिसग्राफिया। इनको क्या होता है, लिखने संबंधी दिक्कत होता है। ये क्या करते हैं, सही से लिख नहीं पाते हैं। जो इनका लिखावट होता है ये काफ़ी प्रभावित होता है। और ये क्या करते हैं, लिखते समय खुद से बातें भी करते हैं, और ये लिखने के लिए ऐसा लिख देंगे कि बाद में ये खुद नहीं पढ़ पाएंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे डिसकैलकुलिया। अर्थात ये जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित होता है वो क्या करता है कि ज़्यादातर देखेंगे वो काफ़ी विकास हो जाने के बाद भी गिनती जो है कि उंगलियों पर गिनने का कार्य करता है। अंगगणित का जो चिन्ह होता है उसको नहीं पहचान पाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे डिसफेसिया, वाक क्षमता संबंधी विकार। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे श्रवण बाधित बालक, अर्थात ऐसे बच्चे जो सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खो देते हैं, अर्थात जो सुन नहीं पाते हैं। इनको जो शिक्षा कैसे दिया जाए, समय समय पर डॉक्टरों की चेकअप किया जाए, डॉक्टरों द्वारा चेकअप कराया जाए, सुनने वाला यंत्र का प्रयोग किया जाए, दृश्य टीएलएम का प्रयोग किया जाए। अर्थात बोलने जब ये सुन नहीं पाते हैं तो अगर आपके बोलने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कीजिए, टीएलएम का प्रयोग कीजिए, ताकि ये जो है कि दोस्तों ताकि ये देख के जो है कि अच्छे से समझ सकें। इनके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था किया जाए। दोस्तों, लक्षण क्या होते हैं, ये कान को खुजलाते रहते हैं, इनके कान से जो कि पानी आता रहता है, कान की संरचना इनका जो होता है ठीक नहीं होता है, भाषा का विकास भी जो होता है वो अभी अपूर्ण होता है। एक अध्यापक का दायित्व तो क्या बनता है दोस्तों, ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना, अर्थात कोई भेदभाव नहीं करना। जो आप जिस प्रकार का ध्यान आप एक सामान्य बालक को दे रहे हैं वही ध्यान जो है कि इन प्रकार के बालकों को भी दीजिए। किसी भी प्रकार का दोस्तों भेदभाव न कीजिए। सुनने योग्य बोलिए, अर्थात ऐसा बोलिए जो कि उसको साफ साफ सुनाई दे और समझ सके। उच्चारण में सही, अर्थात उच्चारण भी सही कीजिए। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अगर ये श्रवण बाधित बालक है, सुन नहीं पा रहे हैं, तो एक अध्यापक के जो है कि उच्चारण सही करने या सही सुनने योग्य बोली बोलने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनको उपकरण लगा दिया जाता है तो वो आसानी से सुन सकते हैं। उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि एक अध्यापक जो है कि सुनने योग्य बोली बोले, अर्थात कुछ तेज बोले। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे वाणी दोष। ऐसे बालक जिनको बोलने से एक दूसरे बालकों का ध्यान उनके तरफ चला जाता है, अर्थात बोलने में उनको कठिनाई होती है और सामान्य बालकों से हटकर बोलते हैं।
इनके प्रकार जानते हैं दोस्तों। उच्चारात्मक दोष अर्थात ये किसी शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, हकलाते हैं, आवाज़ की समस्या इनमें होता है, अंगीय वाणी दोष होता है। इनकी शिक्षा कैसे किया जाए दोस्तों? पर्याप्त अभिप्रेरणा दिया जाए अर्थात इनको मोटिवेट किया जाए दोस्तों, ताकि ये हीन अपने आप खुद को ना महसूस कर पाएँ। इनके दोष पर बल देना अर्थात जो दोष हुआ है इनको जो है कि बल दिया जाए, ताकि जो है कि समय समय पर उस पर निगरानी किया जाए, ताकि उसको जल्दी से आसानी से तरीके से सही किया जा सके। सही निदान करना, उसका सही निदान किया जाए। वाक अभ्यास, इनके द्वारा वाक अभ्यास कराया जाए। विशेषताएं क्या होती हैं? भाषा आसानी से समझ नहीं पाते हैं ये सुनने में प्रसन्नता नहीं आती है इनको। मुफ्त संचालन और रुचिकर होता है। अस्थि बाधित बालक, हड्डियों के जोड़े में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की विकृतियां तथा गति करने में जिनको समस्या आती है उन्हें अस्थि विकलांग कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का हड्डी से संबंधित कोई अगर विकलांगता है तो हम अस्थि बालक कहे जाएंगे। अर्थात ऐसे बालकों में होता क्या है? चलने में दिक्कत होता है, बैठने में दिक्कत होता है, विभिन्न कार्यों में दिक्कत होता है। इनके प्रकार जानते हैं। पाव फिरा, मेरुदंड वक्र, विकृत नितंब, मस्तिष्कीय असमर्थता। कारण क्या होता है दोस्तों? जन्म से पहले, जन्म के बाद अर्थात जन्म से पहले से भी हो सकते हैं। कुछ गांव में ऐसे बालक देखने को मिलते हैं जो जन्म से ही वो ऐसे पाए जाते हैं। और एक होता है जन्म के बाद अर्थात कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार घटना घट जाता है तो वो बालक अस्थि बाधित बालक हो जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। समस्याएं देखेंगे। आवागमन की समस्या अर्थात आने जाने में समस्या होगा, सीखने में बाधा उत्पन्न होगा, बैठने की समस्या होगा, समायोजन करने की समस्या अर्थात वो समाज में खुद को समायोजन नहीं कर पाएगा। इनकी शिक्षा कैसे? उपचार सुविधा प्रदान करना अर्थात इनको उपचार सुविधा प्रदान किया जाए। इनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए। इनको जो है कि सहायता सामग्री प्रदान किया जाए चलने के लिए, जैसा कि सरकार जो है कि हमेशा प्रदान करती रहती है, व्हील चेयर वगैरह। आर्थिक सहायता इनको दिया जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। समस्याग्रस्त बालक अर्थात ये वर्गीकरण सामाजिक दृष्टि से किया गया है दोस्तों। सामाजिक दृष्टि में बाल अपराधी बालक आते हैं, कुसमायोजित बालक आते हैं, संवेग और अस्थिर बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक आते हैं। तो हम जानेंगे समस्याग्रस्त बालक के बारे में, जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य होता है। स्पार्क द्वारा 1952 में जो है कि ये वर्गीकरण किया गया है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कक्षा के बीच बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ाते रहते हैं और देखते हैं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे को पीछे से खोदते हैं, मारते हैं, बैग को इधर उधर करते रहते हैं। कार्य में असावधानी उत्पन्न करने वाला, बेचैनी प्रदर्शित करने वाला बच्चा, अधिक कौतूहल जैसा कुछ करने वाला बच्चा अर्थात क्लास में हम देखते रहते हैं कुछ बच्चे होते हैं कितना हूँ मारने पीटने के बाद जो है कि शांत नहीं बैठते हैं और अधिक जो है कि कौतूहल करते रहते हैं। कारण क्या होता है दोस्तों? बुद्धि भी कारण हो सकता है, समाज का अनैतिकता भी कारण हो सकता है, पारिवारिक वातावरण अर्थात बच्चा अगर परिवार सही नहीं है, परिवार का वातावरण सही नहीं है तो उसका प्रभाव जो है कि बच्चे पर बिल्कुल पड़ेगा। फिल्म और गंदी साहित्य का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। इनका उपाय क्या है दोस्तों? व्यस्त रखने का प्रयास। इनको जो है कि व्यस्त रखने का प्रयास किया जाए, किसी कार्य में उलझाया जाए। निरंतर परामर्श एवं मार्गदर्शन। हालांकि परामर्श एवं मार्गदर्शन को हम आगे पढ़ेंगे, परंतु यहाँ भी जान लेते हैं। इनको जो है कि समय समय पर इनको जो है कि बताया जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उचित दंड दिया जाए। अभिभावक संपर्क अर्थात एक अध्यापक को चाहिए कि वो उसको दंड देने से पहले जो है कि उसके अभिभावक से संपर्क करे। भावना का विकास, उनमें भावना का विकास किया जाए। दोस्तों विभिन्न प्रकार के बालकों को जो है कि बुद्धिलब्धि यहाँ पे दिया गया है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि 140 से 130 होता है। प्रखर बुद्धि बालकों जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 121 से 130 होता है। तीव्र बुद्धि जो बालक होते हैं 111 से 120। सामान्य बुद्धि बालक 90 से 110। जो है कि मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनका बुद्धिलब्धि होता है 81 से 90। अल्प बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि होती है 70 से 80। जड़ बुद्धि जो होता है 71 से कम। दोस्तों ये बीच में प्रतिशतता दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालक 2% पाए जाते हैं, प्रखर बुद्धि 7% पाए जाते हैं, तीव्र बुद्धि वाले बालक 16% हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालक 50% हैं, मंद बुद्धि वाले बालक 7% हैं, मंद बुद्धि वाले बालक 16% है, अल्प बुद्धि वाले 7% है, जड़ बुद्धि वाले 2% हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कोई त्रुटियाँ होगा तो उसमें सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।